जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत का विविध लाया हूं। इसके बाद इसे इसके बाद यह आधुनिक भारत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। विविध को मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। पहला पार्ट यह है विविध का, इसमें मैं तकरीबन 40 प्रश्न आपको दूंगा। फिर सेकंड पार्ट में 40 प्रश्न दूंगा और यह आधुनिक भारत का 36वां वीडियो होगा दोस्तों। पीछे यदि आप 35 वीडियो ना देखे हैं तो जाकर उसे देखें और उसका लाभ उठाएं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह भारतीय संविधान का भी पूरा वीडियो, पूरी बुक को चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया गया है, जो प्लेलिस्ट में शामिल है दोस्तों। उसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। आधुनिक भारत का भी प्लेलिस्ट शामिल है, उसे भी टैग कर दूंगा। मध्यकालीन भारत का और प्राचीन भारत का भी प्लेलिस्ट पूरा शामिल है, उसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं विविध से। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न ही है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? तो कथन है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे किसके? तो वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग थे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे प्रथम, और उन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल पर स्थापित किया था। ये गलत है, तो कथन एक गलत है। ठीक है, कथन एक गलत है। 2 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की। तो कथन 2 सही है। कथन थर्ड है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो ये भी सही है, कथन थर्ड भी सही है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई। इस प्रकार कौन सा सही है? तो कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों पर आधार था? तो किस देश को यह डर था कि भारत की ओर विस्तार का एंग्लो अफगान संबंधों पर आधार था? किस देश को यह डर था? तो 4 ऑप्शन है, अफगानिस्तान को, फ्रांस को, ईरान को, रूस को। तो ऑप्शन नंबर डी, रूस को यह डर था। रूस को यह डर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में मैचिंग है दोस्तों, इसको हम लोग मैचिंग करते हैं, मैच करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसमें ताकि पूरा आ जाए। देखिए, फर्स्ट में कहा गया है 1775। तो 1775 में क्या हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? 1775 से 1782 के बीच में। उसके बाद 1780, तो 1780 से 1784 तक, 1780 से 1784 तक द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध हुआ था, जो 1784 से लेके 1780 से लेकर 1784 तक द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर के 1784 तक हुआ था, 84 तक। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ था। ठीक है, तवांग मैसूर युद्ध। इस प्रकार 1824 को देखें तो 1824 में क्या होगा? यदि इनमें ऑप्शन हम देखें, 2 ही हमें पता है, तो 2 से भी मुझे हमारा आंसर मिल गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1 का 3 और 2 का 4, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यदि 1824 को देखें तो 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 में हुआ था। 1800
24 से 26 के बीच लॉर्ड हेमस्ट के कार्यकाल के समय प्रथम आंग्ल बंगला युद्ध हुआ था, बर्मा युद्ध हुआ था, इसके लॉर्ड हेमस्ट के कार्यकाल के समय। और 1838 ईस्वी में तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 में। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे ऑकलैंड। 1836 में ऑकलैंड थे जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए थे, और उसके शासनकाल में ही की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी का 2 होगा। इस प्रकार 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1 और 4 का 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में देखें, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये प्रश्न पूछा है हमसे। तो इसमें एक है पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियार। क्या फर्रुखसियार ने जजिया पुनः लगाया था? तो बिल्कुल सही है, पुनः जजिया लगाया था फर्रुखसियार। कौन सही नहीं है, सो हमसे प्रश्न पूछा है। मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था, ये भी सही है। और सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, तो ये भी सही है। कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। दास्ता का अंत मैल्कम ने किया था, ये बिल्कुल गलत है। दास्ता का अंत 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में किया था दास्ता का अंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, भारत के संदर्भ में शासन के में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, तो ऑप्शन नंबर ए थॉमस मुनरो से माना जाता है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण किससे माना जाता है, तो थॉमस मुनरो से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत के संदर्भ में शासन के पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छ दातवाद दृष्टिकोण मुनरो 1861 से 1827 ईस्वी तक, उसके बाद मैल्कम को एल्फिंस्टन के द्वारा और मेटकॉफ आदि को ब्रिटिश प्रशासकों का माना जाता है। ये 3-4 नाम है, इन सभी को माना जाता है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किए थे। रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था 1820 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। तो 19वीं शताब्दी में किस अकाल को भारत में जो पड़ा था अकाल, उसे सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। 4 ऑप्शन है। बिहार में जो अकाल पड़ा था उसको नहीं, राजपूताना अकाल पड़ा था उसको वो भी नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा था 1866-67 में, ये भी नहीं, उड़ीसा में अकाल पड़ा था 1866-67 में, तो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था 1866-67 में उसे सी ऑफ मैलकिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस अकाल को प्रकोपों का समुद्र कहा जाता है। इसमें 13 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी। उस अकाल में 1866-67 में जो उड़ीसा में अकाल पड़ा था उसमें 13 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण 4 ऑप्शन है। हंटर आयोग द्वारा, हार्टोग आयोग द्वारा, स्ट्रेची आयोग द्वारा, इंडिगो आयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेची आयोग द्वारा। स्ट्रेची आयोग द्वारा दुर्भिक्ष संहिता आयोग का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल, ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया था 1866 में, जो उड़ीसा में पड़ी थी।
जिनके राहत सेवा सरकार की जवाबदेही माना गया था। 1876 से 77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया था। 1878 में कौन सा आयोग आया था? तो स्ट्रेची आयोग 1878 में आया था। 1878 में स्ट्रेची आयोग आया था, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई थी। अकाल संहिता 1883 ईस्वी में बनाई गई थी स्ट्रेची आयोग के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में मैचिंग है दोस्तों, इसे भी हम लोग मैच करेंगे। देखते हैं मैच करने के लिए 1766 से 67 से 69 ईस्वी में क्या हुआ था, ये क्या सही है, कौन कौन मैचिंग है, ये हमसे पूछा है। 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, बिल्कुल गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार 1790 से 92 में 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था। और 1845 से 46 के बीच में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। तो 1845 से 46 के बीच में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है। द्वितीय सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। यदि हमसे ऑप्शन पूछे तो ऑप्शन मेरा क्या आंसर होगा? 2 और 3 मेरा सही आंसर होगा। ये देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1875 से लेकर के 1882 ईस्वी तक हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, 1875 से 1882 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में तो ठीक है, 1790 से 92 के बीच में। और उसी प्रकार 1824 से लेके सॉरी देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में, ये ठीक है। और 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जबकि 1845 से 46 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं हुआ था। 1845 से 46 नहीं, 1848 से 49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, 1848 से 49 के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था, जबकि 1848 से 46 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में है, कौन निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। डोमेट्रिक फॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। यदि हम देखें ड्रोमेटिक्स परफॉर्मेंस, तो ड्रोमेटिक परफॉर्मेंस था जो 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में ड्रोमेटिक फॉर्मेशन 1876 ईस्वी में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रिवेंसेस एंड अवध एक्ट हुआ था 1890 ईस्वी में, ये आया था 1890 में। और बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में हमको ये सम्मिलित कहा जा रहा है काल अनुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आया कौन? ड्रोमेटिक्स। ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा और सी आएगा। तो ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, सुमिलित कीजिए बाल विवाह, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, पिंडारियों का दमन। इधर साइड में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कर्नल सलीमैन, एमजी रनाडे, लॉर्ड हेस्टिंग। तो हम लोग इसे मैच करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है बाल विवाह। बाल विवाह से कौन जुड़े हुए थे? एमजी रनाडे, बाल विवाह। ठगी प्रथा, डॉक्टर कर्नल सलीमैन, ठगी प्रथा। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इस प्रकार यदि हम मैचिंग करेंगे तो मैचिंग में
कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 3-1, 3-2, 1-4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बाल विवाह की कौन संबंधित है? तो एमजी रेनाडे बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, एमजी रेनाडे बाल विवाह से संबंधित है। ठगी प्रथा से का अंत किया था विलियम बेंटिंग के समय में। कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में ये ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था डॉक्टर कर्नल स्लीमैन के द्वारा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को समाप्त किया था, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया था। विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया था कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया था और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ये भी कथन एंड कारण है दोस्तों, थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसे हम लोग देख लेंगे। इसमें कहा गया है कौन सही है, ये हमसे चुना है। कुंवर सिंह ने अंग्रेज के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। तो यदि हम इसमें देखें तो कथन एक सही है, कथन एक सही है। दूसरा कथन देखें, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, ये भी कथन सही है। कथन दो भी सही है। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौज का नेतृत्व संभाला था। और एक जिन्नत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी, ये गलत है। जिन्नत महल ने लखनऊ में संभाली थी, तो कथन थर्ड गलत है। गद्दर पार्टी सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था, तो चार भी कथन गलत है, कथन चार भी गलत है। लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। यदि हम ऑप्शन देखें 1 और 2 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ई आंसर होना चाहिए था एक, जिसमें 1 और 2 कथन दिया हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है, कुछ शब्द दिए हुए हैं। द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइट्स, reproduction, cinematography. A few exhibition will be given at Watson's Hotel tonight. ये कथन किसने कहा था? 7 जुलाई को 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा गया था। ये जो वर्ड्स है वो 7 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया था। कब छापा गया था ये हमसे पूछा है। 1931 में, 1929 में, 1921 में या 1896 में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1896 में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्र में छपा गया था। 7 जुलाई 1896 में छपा गया था। द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर लाइफ साइड, picture in life size reproduction, cinematography. A few exhibition will be given at वाटसन होटल tonight. 7 जुलाई 1896 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया था ये शब्द। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपरोक्त कथन का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार है जो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। लॉर्ड एटली ने कहा था। एटली ने कहा था, वहां का जो प्रधानमंत्री थे एटली, प्रधानमंत्री श्रमिक दल के लेबर पार्टी के सदस्य थे एटली। उन्होंने कहा था हाउस ऑफ कॉमन से कि 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। किसने कहा था? एटली ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, बिपिन चंद्रपाल ने, महात्मा गांधी ने? तो ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास या प्राण है। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 15 में है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में
सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखकों का लेख कौन था? अरविंद घोष एवं जी गोखले या बीजी तिलक? तो ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष ने न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेख में यह सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो भारत में सामाजिक उत्थान का कार्य किसने किया था? चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए गांधी और तिलक ने, गांधी जी ने और तिलक जी ने सामाजिक उत्थानों का कार्य किया था भारत में घूम घूम कर दौरा करके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और बीजी तिलक को महात्मा गांधी के अग्रगामी कहा जाता है, सामाजिक उत्थान के लिए अग्रगामी माना जाता है बीजी तिलक को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जाता है किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? किसने सदन में अध्यक्षता की थी गांधी टोपी पहनकर? जो विंग्स पहनने का होता है उसे ना पहनकर गांधी टोपी पहने थे। वो कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर इंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, संजीव रेड्डी? तो ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे और वह प्रथम अध्यक्ष बने जिन्होंने औपचारिक जो विंग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किए थे। और इस संदर्भ में अंग्रेजों ने उनसे प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपकी विंग्स इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के बाद में अध्यक्ष भी बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ने विंग्स को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा गया है निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? यदि हम देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था 1891 में, मध्य प्रदेश के महू में 1891 में जन्म हुआ था। ठीक है, जबकि उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गुरुदेव इन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकार थे, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की प्रदान की गई थी गुरुदेव की पदवी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के नगर में हुआ था 7 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। और श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था इनका जन्म। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1861 में, 7 मई 1861 में। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किए थे। शांति निकेतन में 1901 में एक विद्यालय प्रारंभ किए थे और किया जो विश्व भारती नाम से विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। बाद में वही विद्यालय विश्वविख्यात विश्वविद्यालय किस नाम से? विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उन्होंने गीतों की पुस्तक लिखी गीतांजलि को साहित्य के रूप में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 4 है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए और 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 7 अगस्त 1941 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 को। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? चार ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर
22 में रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उनके विषय में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया है, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माण के रूप में देखा है, तो ये भी सही है। और उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष पर समर्थन किया था, तो ये गलत है। कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कौन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या शौकत अली ने? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को जब प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय महात्मा गांधी ने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। और इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? यह किसने भविष्यवाणी किए थे कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? चार ऑप्शन है, एन एम जिन्ना, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा, महात्मा गांधी ने अपने देश की सेवा प्रदान की है तथा आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपरोक्त कथन का श्रेय किसे जाता है? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, तो ये सत्य बात है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। समाजवादी के प्रखर नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ऐसा कहा था कि कृषि कभी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा गया, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 में, 1845 में, 1842 में या 1845 में, 1850 में, 1854 में? तो ऑप्शन नंबर डी 1854 में। 1854 में बंबई में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी कवास जी डावर के द्वारा। कवास जी डावर के द्वारा की गई थी और इस कपड़ा मिल का नाम था स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी, स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी ऑफ बम्बई रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि सूती वस्त्र के लिए पहली मिल की स्थापना कब हुआ था? तो 1818 में कलकत्ता में हुआ था, जो असफल हो गया था सूती वस्त्र के लिए, कलकत्ता के समीप हुआ था। और ये फोर्स्ट ग्लास्टर में की गई थी कलकत्ता के समीप, किंतु यह सफल रहा। परंतु आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही कवास जी डावर के द्वारा खोला गया। इसका नाम क्या रखा गया? स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 1854। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आर सी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोखले ने? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जबकि जनता राजा के लिए नहीं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा गया है, भारत में वाइज स्कॉट जो वाल्थर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था, तो भारत में बॉयज स्कॉट का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेडन पावेल को। बेडन पावेल को भारत में बॉयज स्कॉट और सिविल गाइड आंदोलन का नेता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, यदि हम देखें इसके बारे में, बेडन पावेल ने
बेडेन पावेल ने वर्ष 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किए थे और वर्ष 1908 में उसने स्काउटिंग ऑफ बॉयज प्रकाशित किया था। तो ये बेडेन पावेल का देन है। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1919 में और गाइडिंग वर्ष 1911 में प्रारंभ हुआ था और इसके जन्मदाता कौन है? बेडेन पावेल। भारत में कब हुआ था? 1909 में। भारत में 1909 में स्काउटिंग भारत में स्काउटिंग का प्रयोग हुआ था 1909 में और 1911 में गाइडिंग का प्रयोग हुआ था 1911 में। तो किसके द्वारा? बेडेन पावेल के द्वारा भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ए में कहा जाए रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, ये भी बिल्कुल सही है 1939 में, ये भी सही है। उसके बाद भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो 1928 में, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था, ये गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा आंसर गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में है जवाहरलाल नेहरू ने के विषय निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जवाहरलाल नेहरू के जो विषय है उसके कथनों पर ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, बिल्कुल गलत है ये। जवाहरलाल नेहरू 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे 1947 में। तो कथन एक गलत है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, तो कथन 2 भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने और अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। तो कथन 2 भी गलत है। कथन 3 में है भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, तो ये भी गलत है। उन्होंने मंत्रिमंडल नहीं बनाया था। तो इस प्रकार ना तो 1 सही है, ना ही 2, ना ही 3। तो यदि हम देखें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य नरेंद्र देव को, M.R. मसानी को, अशोक मेहता को। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वो कौन थे जो समाजवाद के समर्थक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और सरदार पटेल। ई में है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू थे जो समाजवाद का समर्थक और 1933 में ब्रिटिश शासन के देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, वो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। किस समाजवाद से प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू? तो सोवियत संघ के समाजवाद। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मोरिस, डोमन मोरिस, लुइस फिशर, बेबी मिलर। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक मोरिस है जो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा गया राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो बॉयकॉट है, बॉयकॉट राजनीतिक हथियार के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह एक व्यक्ति का नाम था, उसके नाम पर यह नाम रखा गया है। वह व्यक्ति थे आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा बॉयकॉट। आयरलैंड के केसीसी बॉयकॉट के नाम पर ही बॉयकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी बॉयकॉट ने ही सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग किया था या इस शब्द का प्रयोग किया था राजनीतिक अस्त्र के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बॉयकॉट राजनीतिक एक हथियार है जो किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज के संस्थापक 1875 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए सही है। कथन 2 में है अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, तो ये भी सही है। अल हिलाल को प्रकाशित किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में प्रकाशित किया था, तो कथन 2 भी सही है, 1912 में अबुल कलाम आजाद ने। 3 में कहा लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र के संबद्ध नहीं थे, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। लाला लाजपत राय द पीपुल्स संप्रदाय के लाला लाजपत राय थे। कथन 3 गलत है। और कथन 4 को देखें, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के साथ मिलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किए थे, तो कथन 4 भी सही है। तो इस प्रकार कथन 1, 2 और 4 सही है। यदि हम इसमें कथनों में देखें कौन सा सही है, 1, 2 और 4 तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में मेरा सही आंसर होगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में है निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आता है। तो तीसरे स्थान पर कौन सी घटना आता है। पहला है चंपारण आंदोलन, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च। यदि हम चंपारण आंदोलन को देखें तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ असहयोग आंदोलन। यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन को देखें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और दांडी मार्च 1930 में हुआ था, दांडी मार्च 1930 में। ठीक है, तो हम तीसरे स्थान पर कौन है ये हमसे पूछा है। पहले स्थान पर चंपारण होगा, दूसरे स्थान पर असहयोग आंदोलन और तीसरे स्थान पर दांडी मार्च हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दांडी मार्च तीसरे स्थान पर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 है भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। तो भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद कौन वो महिला थी। अरुणा अशरफ अली थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अरुणा अशरफ अली वो महिला थी जिन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया था भारतीय राजनीतिक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। उसके बाद अगला 40 प्रश्न हम जो आधुनिक भारत का जो विविध है अगला पार्ट में लाऊंगा। अगला 40 प्रश्न और होगा उसमें दोस्तों, तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। ये 40 प्रश्न ही इस वीडियो में मैं रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। इस कारण से यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक या व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल ने यह कहा था। सरदार पटेल ने ये कहे थे। सरदार पटेल ने 1946 ईस्वी में, कब 1946 ईस्वी में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगों के संदर्भ में कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, सरदार पटेल ने। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।